जय साथियों। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। ये आपका है क्लास 10th का एनसीईआरटी का आपका जितने भी साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी प्रश्न को लेकर आए हैं। तो क्लास 10th का आपका एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल लास्ट का जो एग्जाम्पल प्रश्न रहता है उन प्रश्नों को लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ से आपका बीपीएससी एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे आपको हम कुछ एग्जाम्पल आगे दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न आपका है जो सीधे एग्जाम में आपका पूछे गए थे। ठीक है, आप इस प्रश्न को देख लीजिए। ये आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन पूछा गया था। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी होगा। ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है और इसी चैप्टर का आपका देखिए ये प्रश्न दिखाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम बीपीएससी में पूछा गया है। खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में पूछा गया था और वो जो आपका क्वेश्चन अभी दिखाए थे वो आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न है जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको जितने भी साइंस का एग्जाम्पल वाले प्रश्न है उन सभी प्रश्न को लेकर आज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह से सभी क्लास के प्रश्न को हम देखेंगे। इससे पहले आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमें एनर्जी मिलेगा तो आपको आगे भी हम और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका ये है, ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 1 का कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, असत्य है यानी गलत है। तो जब भी आप एग्जाम में देखते हैं असत्य है तो ऐसे प्रश्न को तुरंत यहाँ लिख लीजिए गलत है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे गलती हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें दिया है आपको ये ऑप्शन दिया है कि शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए इसमें हम जानेंगे कैसे कि किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसमें ये आपका क्या है, ये क्या है, लेड ऑक्साइड है। तो लेड ऑक्साइड का पूरे देखते हैं। तो लेड ऑक्साइड में देखिए आपका लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का आपको पता होगा कि -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्या कहते हैं शीशा कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि पूरे कंपाउंड का आपका नेट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो निकालने का तरीका आप क्लास 12th या क्लास आप 10th में पढ़े होंगे या क्लास आप 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सिंपल कर लेते हैं हम। पीवी जैसे है ना, पीवी के नहीं पता था x मान लेंगे और हमको ओ का पता है -2 कर देंगे बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से आपका x बराबर +2 आ जाएगा। ठीक है, ये निकालने का तरीका है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम पता किए तब आपका यानी पीवी के यानी शीशा का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब यहाँ पर देखिए ये कितना, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका यानी फ्री बॉन्ड में फ्री में है, तो इस मतलब कि इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये आप क्लास 12 में पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब तो देखिए इसमें पीवी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले +2 था, अभी क्या हो रहा है 0 हो गया, यानी क्या हो रहा है घट रहा है। तो ध्यान रखिएगा जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या घटते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपचयित हो रहा है। अपचयित, अपचयित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो आपका यानी PbO है, लेड ऑक्साइड है, उसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही है। अब आगे देख लो आप, ये इसका देख लिए हम लोग, ये क्या है कार्बन है। तो कार्बन यहाँ क्या है फ्री स्टेट में। ठीक है, किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो इसका इस केस में क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, फ्री रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी कार्बन है, CO2 में कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए वो को पता है कितना होता है -2 होता है। तो -2 2 है, तो यहाँ आपका ये आ जाएगा कार्बन का +4। कैसे निकालेंगे तो पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन में क्या हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रहा है। पहले था 0 और हो गया कितना +4 हो गया। तो यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यानी आपका ये सही है। अब देखो करा शीशा अपचयित हो रहा है, तो ये गलत है, ए और बी गलत है। यहाँ पर आपका सी और डी सही है। लेकिन पूछ क्या है आपसे कौन सा कथन असत्य है, तब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा,
ए एंड बी दोनों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपको आगे हम सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। ये क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन है, यानी इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या आपका ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको बीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन ये कर आपका ए रिएक्शन दिया हुआ है, कर ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए आप एक चीज देखे होंगे, इसमें देखिए सही से। तो यहाँ पर देखिए क्या करता है, यहाँ आपका क्या है, आयरन है, लेकिन आयरन है, ठीक है, और यहाँ एल्युमिनियम है। तो क्या किया यहाँ पर, एल्युमिनियम क्या किया, यहाँ पर आयरन को विस्थापित कर दिया है, और जहाँ पर आयरन को होना चाहिए तो वहाँ पर क्या आ गया, एल्युमिनियम आ गया। ठीक है, और जहाँ पर एल्युमिनियम को होना चाहिए वहाँ पर क्या है, आयरन है, यानी क्या किया है, विस्थापित कर दिया है। तो उसको हम कहेंगे ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। कर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं आपका। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम शामिल किए हैं क्वेश्चन के साथ साथ, आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी शामिल किए हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का है कुछ पॉइंट, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका प्राकृतिक स्रोत सिरका है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा। क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा। संतरा में कौन सा अम्ल पाते हैं, तो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो ऑक्सीलिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी शामिल कर लिए क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। आगे चलिए देखते हैं इस साइड। अब देखिए करा खट्टा यानी दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो लैक्टिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक, ये भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए आपको इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट को भी हम शामिल किए हैं क्वेश्चन के साथ साथ। अब चलिए इसका प्रश्न को हल करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर आपका कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब देखिए अब आपको सोचना है कि कोई बिलियन करा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो करा इसका पीएच मान क्या हो सकता है। तो पहले आप समझिए कि कौन ऐसा बिलियन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये कंसेप्ट वाला प्रश्न है। ऐसे इसीलिए बीपीएससी क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आपका सीधे प्रश्न उठाकर दे देते हैं। और यदि सीधे एग्जाम्पल से नहीं रहता है तो जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ से प्रश्न उठा कर देते हैं। इसलिए हम दोनों आपको आज क्लास करवाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका लास्ट में एग्जाम्पल है वो भी, और साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है और यह मेरा पहला क्लास है इस तरह का। ठीक है, यदि आप इस वीडियो में आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे आपको हम सभी विषय का इसी तरह से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आएंगे, जिससे आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम उसी क्लास को करवाते हैं, उसी प्रश्न को करवाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसी को आप समझिए, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो आप समझिए वो क्या होता है, क्षार होता है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो क्षार का पीएच मान आपका 7 से अधिक होता है। तो अगर इसमें इसका पीएच मान संभवतः क्या हो सकता है, तो 7 से अधिक देख लीजिए क्या है ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी है, 10 है। 10 क्या होता है, 7 से अधिक होता है, तो ये क्षार हो सकता है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कह रहा है इस बिलियन में क्या होगा। यानी प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा बिलियन है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, ये अंडा तो यहाँ पर बहाना है,
प्रश्न मेनली आपका ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विलयन है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, ठीक है। तो ये है आपका HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपका HCl हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्लास आपका देखा जाए तो ऐसे प्रश्न आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कर आपका NaOH का 10 बिलियन HCl के 8 NaOH का 10 मिलीलीटर बिलियन HCl के 8 मिलीलीटर बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 ml ले तो उसे उदासीन कराने के लिए HCl के उसी बिलियन की मात्रा कितनी आवश्यकता होंगे। अब देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न आपको ना इसको आसानी से बना सकते हो। देखो कर आपका कि ये आपका NaOH है और ये आपका HCl है, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये दोनों अभिक्रिया करता है, ठीक है। अगर उदासीन कर देता है यानी आपको NaCl यहाँ बनेगा और H2O बनेगा, आपको पता ही होगा ये उदासीन अभिक्रिया है। तो करें जब हम NaOH कितना लेते हैं 10 ml लेते हैं और HCl कितना लेते हैं 8 ml लेते हैं, तो ये आपका पूर्णतः न्यूट्रल हो जाता है। तो करा अब हम इसको कितना लेंगे 20 ml लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे 20 ml लेंगे और करा HCl को हम कितना लिए कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप इसको एक एक नियम से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री आना आपका जरूरी नहीं है, आप एक एक नियम से बना सकते हो। कैसे? देखो ये 10 था तो ये हमको HCl कितना चाहिए था 8 ml और ये 20 है यानी ये दुगुना हम उसको कर दिए, ठीक है। कितना कर दिए? उसको दोगुना कर दिए। तो यहाँ भी हम उसको दोगुना करेंगे तभी तो न्यूट्रल होगा। तो 8 दूनी 16 कितना होता है? 8 दूनी 16 होता है, तो यानी 16 ml होगा। तो ये केमिस्ट्री नहीं है, एक तरह से मानो तो मैथ है, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 16 ml। कितना होगा? ऑप्शन डी होगा 16 ml। कैसे बनाएंगे? तो सिंपल प्रश्न कर रहा था आपका कि कह रहा है NaOH और HCl क्या करते हैं NaCl बनाते हैं। कह रहा है NaOH जब हम 10 ml लेते हैं और HCl जब हम 8 ml लेते हैं तो न्यूट्रल कर देता है। कह रहा अब यदि हम NaOH 20 ml ले रहे हैं तो हमको HCl कितना लीटर लेना चाहिए, मिलीलीटर लेना चाहिए जिससे वो न्यूट्रल कर दे। तो सिंपल है, ये 10 था तो इसको 8 चाहिए था, अब ये 20 हो गया यानी दोगुना हो गया तो इसको भी दोगुना होना चाहिए न्यूट्रल करने के लिए। तो 8 दूनी 16 ml होगा। तो ये एक तरह से ना बेसिक मैथ की तरह उसको एक एक नियम से भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कर आपका कि अपच का उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। ये भी प्रश्न आपका BPSC पूछा है, आप जाकर देख लेना एक बार क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो ये होता है आपका एंटासिड। क्या बोलते हैं उसको? एंटासिड। अपच को उपचार के लिए नहीं उसको पचाने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो एंटासिड को, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। आपका अगला चैप्टर देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब देखो यही प्रश्न आपका 17वीं BPSC में पूछा गया था, ठीक है। इस बार आपका 17वीं BPSC में पूछा गया है, इसीलिए तो आपको हम NCERT करवा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि 17वीं BPSC का NCERT 17वीं BPSC में साइंस का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, पूरे आपको हम NCERT के सोर्स से बताए हैं, ठीक है। जिसका अभी लगभग आपका 1 महीना में 90,000 व्यू जा चुका है, आप जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सोर्स भी बताए हैं कि किस चैप्टर से कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका लिंक हम लगा देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। पूरे सोर्स हम बताएं एक एक क्वेश्चन का, एवरी NCERT से, कहीं बाहर से नहीं, NCERT से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा AgNO3 विलयन और धातु कॉपर धातु, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि उपयुक्त है। कौन सा विधि उपयुक्त है, कौन सा विधि आपका सही है। क्या करेंगे हम? जिंक की परत चढ़ाकर, क्या करेंगे इस पर? जिंक की परत चढ़ाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर आपका कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो कह रहा यह यौगिक जल में विलय है तो वह तत्व क्या हो सकता है।
क्वेश्चन पढ़िए खास सही से। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। कह रहा है यह यौगिक जल में विलय है, तो कह रहा है यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, तो यह तत्व कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों पर के डब्बे पर जिंक की बजाय यानी जिंक के जगह टीन का लेप होता है, क्यों होता है? क्योंकि क्या कह रहा है, जिंक की जगह टीन होता है। इसका मतलब ये होगा कि टीन जो है वो जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। टीन जो है जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, या उल्टा कह सकते हैं जिंक जो है टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एम है कि टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक नहीं होगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक की जगह हम टीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको उल्टा भी ऑप्शन दे सकता है आपको, यहाँ पर उल्टा भी ऑप्शन दे सकता है कि यहाँ पर ये कह देगा आपको कि जिंक जो है टीन जो है वो जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, ये भी कह सकता है। तो प्रश्न किसी तरह से पूछ सकता है, और ये प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, अब सेम टू सेम उठा कर पूछ देता है आपके एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला चैप्टर है, ये चैप्टर 4 का है। तो कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आप पढ़े होंगे ये क्लास 11th में, हाँ ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, ग्रुप 11th या 12th, 11th में भी पढ़ते हैं बेसिक में। ठीक है, हालांकि 12th में आप अच्छे से पढ़े होंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको ना कुछ ग्रुप दिया है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आप पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसका सिंबल होता है, जैसे आपका अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल क्या होता है, सिंबल OH होता है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें देखो ना, ऐसे आपको एक कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा। इसको हम सिंपल लिखेंगे तो COH लिखेंगे। ठीक है, या CHO लिखेंगे, CHO लिखेंगे। तो ये सिंबल है, ध्यान रखिएगा, अल्कोहल का ये सिंबल है, एल्डिहाइड का ये होता है, कीटोन का सिंपल आप देखना, कार्बन में ऑक्सीजन लगा रहेगा और दोनों साइड आपका चेन रहेगा। ठीक है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है। क्योंकि देखिए बेसिक प्रश्न आपका यहीं से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप नहीं है या है, तो क्या कीजिएगा। अब चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपका है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मीथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, C2H6 है। तो कह रहा है इसमें कितने सहसंयोजक बंध है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड है, कितने इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। तो चलिए देख लेते हैं। अब जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो मुझे मालूम ही नहीं चलेगा इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये प्रश्न सब अभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, आ सकते हैं। तो देखिए उसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। एथेन का सूत्र, तो क्या कर रहा है, C2H6 है, यानी H6 है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और 3 हाइड्रोजन आपका यहाँ होगा, तब तो होगा। अब सही है, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, C2H6। अब इसमें देखो कितना आपका ना कोवैलेंट बॉन्ड है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। तो प्रश्न सिंपल है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्या आपका क्वेश्चन सेकेंड है, एक सेकेंड, इसमें हाँ सॉरी, इसमें क्या हम ऑप्शन ए लगाते थे क्या, ऑप्शन बी होगा ना, 7 गलती से हम ऑप्शन ए लगा दिए थे, ध्यान रखना ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऐसे आपका इसको ना एक बार बना लेना, C2H6, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आप गिन लो इसको कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, कह रहा है जिसका
प्रकारात्मक समूह है, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछ रहा है क्या है। अब तो नाम से क्या लिखा है, बीटे नॉन, आगे में क्या लगा, लास्ट में नॉन लिखा है, ओ यानी लगा है, बीटे नॉन। तो जब भी आपको ओ यानी लगा है तो आपको समझना चाहिए क्या है, कीटोन है। ठीक है, क्या है, कीटोन है। तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन का ही लगता है लास्ट में क्या, नॉन। ठीक है, तो कीटोन होगा, आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है। आप खाना बनाते होंगे तो इसका अगर बर्तन जो बाहर से काला हो जाता है ये क्यों होता है, क्योंकि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रही होती है। ठीक है, यदि ईंधन पूरी तरह से जलेगी तो वो पेंदी काला नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है। अब चलिए देखते हैं अगला चैप्टर है आपका, ये चैप्टर नंबर 5 का है। क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 5 का ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। यहाँ देखो क्या है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट के रूप में क्या होता है, टूटते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ देखो पाइरूवेट के रूप में टूटते हैं। फिर क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करती है, ईस्ट में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर कह रहा ऑक्सीजन के अभाव में, यहाँ देख लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ पर, ईस्ट में क्या बनाता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिका में क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ध्यान रखना, ईस्ट में क्या बनता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल बनता है, हमारे शरीर में क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा निकलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन के थ्रू आपको कुछ समझाया गया है, यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसको शामिल किए थे। अब चलिए हम देखते हैं इससे कुछ संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न आपका है चैप्टर 5 का। क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आपको पता होगा वृक्क किससे संबंधित होता है, तो ये आपका उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ये प्रश्न तो बीपीएससी बहुत बार पूछा है। ठीक है, बहुत बार पूछा है। तो पादप में जाइलम का कार्य क्या है, तो नाम से क्लियर है, जाइलम ये क्या करता है, जल का परिवहन करता है। ठीक है, जल का परिवहन करता है। एक होता है आपका फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है, तो वो भोजन पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 2 का ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो देखो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। स्वपोषी जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, तभी तो आपका प्रकाश संश्लेषण होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। अब देखो ये जो प्रश्न आपका है ये कहाँ से प्रश्न है, क्या कह रहा है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया कहाँ होती है, तो अभी चलो देख लेते हैं। अभी आपको दिखाई थे ना, यहाँ देख लो, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाते हैं ना, तो कहाँ बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनसीईआरटी में जो कुछ पॉइंट दिया रहता है इंपॉर्टेंट करके बॉक्स बना करके, उसको आप जरूर पढ़िए। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन भी बनाइए, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है। उससे पहले इस चैप्टर नंबर 6 का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, हार्मोन लिखा है। तो ये क्या आपका वृद्धि हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि में पाए जाते हैं, प्यूटरी में। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि कैसा है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इसे हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ये सभी अंगों में क्या करते हैं, वृद्धि को प्रेरित करते हैं। कौन, पीयूष ग्रंथि। फिर अगला आपका क्या है, थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि क्या करते हैं, तो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी पूछा है। मुझे याद आ रहा है ये बीपीएससी ने पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए।
ठीक है। फिर आपका इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, तो हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है, हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी ने पूछ रखा है पहले से, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये वृषण पाए जाते हैं। ये क्या है, ये आपका यानी ये क्या है, तो ये आपका मादा ने पुरुष हार्मोन है, ठीक है। तो ये आपका ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। अंडाशय क्या करते हैं, अंडाशय तो मादा लैंगिक अंगों का विकास और मासिक चक्र का नियमन करता है अंडाशय। फिर आपका एंड्रिलिन, एंड्रिलिन ग्रंथि में जो निकलते हैं। फिर आपका है मोचक हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। तो कुछ आपका ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ क्या करें आपका कि कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा जो हार्मोन है वो पादप हार्मोन है। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, मुझे तो याद आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो होगा तो मैं ना इसके साइड में ना प्रश्न यदि पूछा गया होगा तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बार क्वेश्चन बैंक जब बनाते थे उसको देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा इसमें पादप हार्मोन है, तो ये है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये प्रश्न शायद बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए थे, बीपीएससी टीआरई 3 में। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए, सोचने के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए है, हृदय स्पंदन के लिए है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे चैप्टर 7 का प्रश्न। ये आपका क्लास 10th का साइंस के चैप्टर 7 का प्रश्न है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। प्रश्न क्या कर रहा है, एक सेकंड। क्वेश्चन कर आपका कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या करा, ध्यान रखिए, करा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय है, गर्भाशय भी है, डिम्बवाहिनियां भी है, शुक्रवाहिका ये तो पुरुष में होता है, शुक्रवाहिका किस में होता है, पुरुष में होता है, तो ये महिला के मादा जनन अंग नहीं है, ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कर आपका कि प्रागकोश में होती है, प्रागकोश में होते हैं तो प्राक्कन होते हैं, ऑप्शन डी होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये प्रयोग किया हुआ प्रश्न है आपका, जो मेंडल जो दिया है आपका आनुवंशिकता का नियम जो दिया है, सिद्धांत जो दिया है, उसी से प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बौने पुष्प थे का संस्करण बौने पौधे जिसके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इन सतती के सभी पुरुषों में पुष्प बैगनी रंग के थे, परंतु इनमें लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनन पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न थी, क्या थी, तो उसे याद रख लो, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर 2 आपका डब्लू, ठीक है, कैपिटल डब्लू, उसे बस ध्यान रखिए, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम्पल से यदि कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो ये प्रश्न पूछ देगा आपसे। चलिए अब आपका आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न है, चैप्टर नंबर आपका 9 का प्रश्न है। पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके आते ही आते हैं। 17वें बीपीएससी में पूछा गया था, 69वें बीपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न नहीं है, पॉइंट है, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, ठीक है। अवतल दर्पण कैसे होता है आप पहले समझो। ये क्या आपका अवतल दर्पण है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, ये क्लास 10th का ही है, ये अवतल दर्पण है। इसमें देखो कह रहा है अनंत में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान रखना, ये आपका फोकस है, देखो अनंत से आएगा ये, ठीक है, ये सीधे करेगा फोकस से। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी वस्तु यदि आपका अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट समझ में आ गया। कैसे बनेगा, तो ये अत्यंत छोटा होगा, बिंदु साइज होगा, ठीक है, ये बिंदु जैसे बनेगा यहाँ पर,
अत्यंत छोटा होगा, बिंदु साइज होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्या है, सी से परे यानी सी से दूर, ये आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है। यहाँ फोकस दूरी है, यहाँ आपका सी है, आपका सी से बाहर रखेंगे यानी अनंत और सी के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। तो ध्यान रखना, जब आप अनंत और सी के बीच रखेंगे, सी से परे रखेंगे तो ये आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, सॉरी, हाँ ये बनेगा आपका, ध्यान रखना, कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, तो सी से परे रखेंगे तो फोकस और सी के बीच बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगला है सी पर, तो सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। ठीक है, समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी से परे, ऐसे ही बना सकते हैं, सिंपल है ये बनाना, कोई आपका भारी नहीं है, याद इसको रटना नहीं है, इसको इमेज के थ्रू समझना है आपको। ठीक है, आपका रखा सी और एफ के बीच, सी है यहाँ, एफ सॉरी यहाँ एफ है। यहाँ कोई यदि वस्तु रखता है ना, ध्यान रखना, यहाँ यदि कोई वस्तु रखते हैं तो इसका इमेज जो बनेगा वो आपका ऐसे, यानी यहाँ सी के बाहर बनेगा। ठीक है, सी के बाद इमेज बनेगा, कैसे बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर आपका है एफ पर, तो अनंत पर बनेगा, उल्टा ध्यान रखना, अनंत पर था तो कहाँ बन रहा था, एफ पर बन रहा था। अब फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और ठीक है बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखो कि अवतल दर्पण में ना प्रतिबिंब आपका मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, वास्तविक और उल्टा ही बनता है, लेकिन एक ही केस में आपका आभासी और सीधा बनता है। ध्यान रखना, कब, जब आपका पी और फोकस के बीच हो। ठीक है, जो आपका केंद्र होता है, सेंटर होता है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर आपका एफ है, तो इस केस में जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो यहाँ पर आपका इमेज बनता है। ठीक है, इमेजिनरी इमेज बनता है। ठीक है, वो भी वस्तु से बड़ा बनता है, तो इसी को ध्यान रखना, एक ही बार आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है, किस केस में, अवतल दर्पण के केस में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इससे आप एक बार देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं आगे आपका, अब इसका उल्टा है उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण आपका कौन सा है, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। इसमें इमेज कैसे बनता है, अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, किधर, इधर बनेगा। ठीक है, इमेजिनरी बनता है, और आभासी और सीधा बनता है। और जब अनंत और पी के बीच में रहता है तो पी और एफ के बीच बनता है, छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो इस केस में आपका आभासी और सीधा ही बनते हैं। अब चलिए देखते हैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है आपका। ठीक है, अब देखो कुछ वस्तु को ना अपवर्तनांक आपके एग्जाम में पूछ देते कभी कभी। ठीक है, यानी अपवर्तनांक आपसे पूछते हैं, जैसे वायु का कितना होता है, तो इसे आपका लगभग 1 कह सकते हैं। बर्फ का कितना होता है, 1.31 होते हैं। जल का 1.33, यानी उसको आप कह सकते हो 4/3। ठीक है, जल का 4/3 होता है। फिर आपका अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का, तो ये एक बार देख लेना। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी कोई प्रश्न पूछ देते हैं। ठीक है, किसी निम्न से किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हीरा का याद रखिए, हीरा का सीधे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो कुछ आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उससे आप एक बार देख लेना। अब चलिए आगे देखते हैं आपका, ये था आपका क्या, दर्पण था पहले, अब आपका आ गया क्या, अब आपका आ गया लेंस। लेंस का देख लेते हैं, सेम ऐसे ही होता है, करा है कि बीम के विभिन्न स्थिति के लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है आपका, ये क्या है आपका, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है आपका, F1 F2 ऐसे होता है। ठीक है, अब करा अनंत पर रखेंगे तो फोकस प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस बनेगा, फोकस 2 पर ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो फोकस 2 पर बनेगा, तो उसको ध्यान रखिए, इस तरह से आप इमेज बनाकर ना बना सकते हो। ठीक है, जब अनंत पर रहेगा तो बीम कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस 2 बनेगा। जब फोकस से आपका परे रहेगा, नहीं बाहर रहेगा, तो F2 और 2F के बीच बनेगा। ठीक है, तो इसको ना एक बार आप देख लेना, इसको एक बार आप देख लेना, सिंपल चीज़ है। ठीक है, सेम आपका ना दर्पण ही की तरह होता है। अगला आपका देखिए, अगला आपका उल्टा है इसका, यानी आपको यहाँ पर अवतल लेंस के बारे में दिया गया है। अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस आपका हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, देख सकते हैं। अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस 1 पर बनेगा, कैसे, अत्यंत छोटा बिंदु आकार का बनेगा। अनंत और लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच रहेगा तो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा।
अब चलिए हम कुछ प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कुछ पॉइंट देखते हैं हम, जैसे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम इसीलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके ना बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। खास करके आपका फार्मूला पूछते हैं कि कौन सा इसमें, या फार्मूला नहीं पूछेंगे तो आपका दे देगा क्वेश्चन कि कोई लेंस है जिसका फोकस दूरी आपका 50 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका क्षमता क्या होंगे। तो पहले आप ध्यान रखना कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो P बराबर आपका जो है 1/f हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपका f किस में हो, मीटर में हो, ठीक है। मीटर में रहेगा तभी आपका यहाँ लेंस का पावर निकलेगा आपको डायोप्टर में, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछते हैं ना, वो आपको मीटर में न देकर ना सेंटीमीटर में कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर के लिए आप अलग से ध्यान रखना, P बराबर 1/f होगा। कब, जब f मीटर में हो। यदि आपका मीटर में नहीं रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर बदल लेंगे। तो आपका देखो क्या है, 1/f था, तो f में हम 100 क्या करेंगे, भाग देंगे। यदि वो सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल जाएगा, तो उसको सही से लिखिए, तो आपका जगह 100/f आ जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, ये जब आपका फोकस दूरी किस में हो, सेंटीमीटर में हो। तो सिंपल ध्यान रखिए, जब आपका फोकस दूरी मीटर में दिया हो, पावर पूछे आपसे तो सीधे 1/f निकाल देना है। जब आपका फोकस दूरी किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, तो आपका 100/f करना है, आपका यहाँ से पावर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक। और पावर लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, इतना तो जानते होंगे, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जाता है, ठीक है। किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जाता है। देखो, तो जल से, कांच से, प्लास्टिक से बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से लेंस थोड़ी बनता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। कौन सा है, अवतल दर्पण है। अभी आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में ना सीधा प्रतिबिंब एक ही किस्म बनता है। अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब आपका एक ही किस्म बनता है। कब बनता है, जब हम वस्तु को जो उसका वक्ता के ये सेंटर जो है और सेंटर और फोकस के बीच जब रखते हैं, ठीक है। सेंटर और फोकस के बीच जब रखते हैं तभी आपका एक ही बार उल्टा में आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है, वही आपका यानी दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है। तो बस ध्यान रखिए, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये प्रश्न आपका शायद बीपीएससी में आया था कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, नया ये प्रश्न नहीं था, ये आपका एग्जाम जो पूछा गया था वो प्रश्न आपका ये था कि दर्पण है तो पूछ रहा था फोकस और सेंटर के बीच में यदि कोई वस्तु है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो सी और अनंत के बीच बनेगा। ये क्वेश्चन आपका है किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का। आप देखो क्या कर रहा है, वास्तविक और समान साइज का। तो अभी हम लोग देखे थे कि वास्तविक और समान साइज का, लेकिन ये किस में पूछ रहा है, लेंस में, उत्तल लेंस में। तो कोई बात नहीं है, लेंस हो चाहे दर्पण हो उसी तरह से होता है, ठीक है। वहाँ क्या था, वहाँ पर हम बोले थे कि सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर पर ही बनेगा। यहाँ लेंस में सेंटर न बोल के वहाँ 2f बोलते हैं, ठीक है, 2f1 या 2। तो इससे देख लो ऑप्शन क्या होगा, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता था, वहाँ पर लेंस में हम उसको क्या कहते हैं, 2f1 या 2f2 बोलते हैं, फोकस दूरी को दुगुनी को। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा भाषा अलग है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, आप देखो ये क्वेश्चन देख लो क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो कह रहा दर्पण और लेंस संभवतः होगा। ये आपका ठीक है। अब देखो आपको समझना है, पहले ये समझिए, पहले दर्पण के बारे में पूछ रहा है। एक गोलीय दर्पण है जिसका फोकस दूरी कितना है, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण है और इसका फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, कौन सा है। तो चलो देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है आपका। अब देखो यहाँ पर इसका फोकस कहाँ होता है,
यहाँ होता है। हम पॉजिटिव किधर लेते हैं, तो इधर से रे आता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं हमेशा। तो रे इधर से आते हैं तो पॉजिटिव ये हुआ, इधर वाला पॉजिटिव हुआ। अब देखो ये जो फोकस है वो केंद्र से किधर है, आपका लेफ्ट साइड में है, यानी उल्टा दिशा में है, तो यहाँ पर फोकस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो चलो हमको पता चल गया ये दर्पण कैसा है, तो अवतल है। कैसा है, अवतल है। अब पता करते हैं लेंस कौन सा है। दर्पण पता हो गया, लेंस देखते हैं। अब देखो लेंस, तो एक चीज पहले हम देखते हैं, ये क्या है आपका, ये आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। अब देखो इसका फोकस आपका इधर भी होता है 2f1 और इधर भी होता है, ठीक है। तो करा क्या कि इसका भी फोकस दूरी क्या है, किसका, निगेटिव है, किसका होगा। तो देखो ये जो रे आपका ऐसे आता है ना, ऐसे ये जाता भले ऐसे ऐसे, लेकिन कट होकर पीछे आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर उस केस में भी आपका फोकस, तो रे किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फोकस दूरी किधर है, इधर है। तो यानी यहाँ भी आपका फोकस दूरी क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना आपका कि अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है, अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी निगेटिव होता है, ठीक है। अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी निगेटिव होता है। और और या उत्तल दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। बस इसी को ध्यान रखिए। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और नहीं तो एक चीज आप जानते होंगे ना कि जो आपका अवतल लेंस होता है उसका पावर क्या होता है, निगेटिव होता है पावर। निगेटिव पावर क्यों होता है, क्योंकि उसका फोकस दूरी ही निगेटिव होता है, ठीक है। इससे भी आप पकड़ सकते हो लेंस वाले में। तो आपका ऑप्शन ए होगा। ये प्रश्न आपका नहीं आया है, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। अब देखो क्या कर रहा है, सीधा बनता है हमेशा। तो अभी हम लोग देखे थे कि किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चलो आपको दिखाई देते एग्जाम्पल जो आपको हम दिखाए थे। दर्पण आपसे पूछ रहा है ना, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उसी समय बोले थे कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ आपका क्वेश्चन क्या था, 5 था। तो क्या होगा इसका, क्या उत्तर होगा, केवल उत्तल। तो 5 का सी हो जाएगा, केवल उत्तल। हाँ सॉरी, ऑप्शन डी देखो क्या है, या तो समतल या उत्तल। समतल में देख लेते हैं, हाँ समतल में भी तो सही होता है, समतल में भी आपका क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब ही बनता है हमेशा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि आपका ऑप्शन डी में समतल नहीं दिया रहता तो सी होता, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है आपका, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब देखिए यही प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 या 2 में आया था, मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था जब उस समय, तो ये प्रश्न आया था। वो भी किसमें, जो 40 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन पूछते उसमें प्रश्न आया था। आप जाकर क्वेश्चन बैंक देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस। अब अवतल लेंस ही क्यों होगा, देखो अवतल लेंस इसीलिए होगा, क्या कर रहा है, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जब आप छोटे अक्षर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप छोटे अक्षर को नहीं देख पा रहे हैं, तो उस लेंस का हम यूज करते हैं तो बड़ा आपको दिख रहा है, तभी तो आपको दिखाई दे रहा है। तो बड़ा किस में होता है, इमेज में, अवतल लेंस में होता है। तो अवतल लेंस का आप यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं चैप्टर 10 का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसमें देखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सिंपली तो आप सब जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष ऐसे कहते हैं कि ऐसे दोष जिसमें आपको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, दूर की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, वो निकट दृष्टि दोष है। लेकिन आपके एग्जाम प्रश्न ऐसे नहीं बनते हैं। आपके एग्जाम प्रश्न ये बनते हैं कि बताओ निकट दृष्टि दोष में इमेज आपका रेटिना के पहले बनता है या बाद में बनता है, आगे बनता है या पीछे बनता है, ठीक है। नेत्र गोलक की लंबाई क्या होता है, बढ़ता है या सिकुड़ता है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं पहले निकट दृष्टि दोष। तो सॉरी, निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं परंतु दूर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति
का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति कुछ दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त लेंस में नेत्र में किसी दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर यानी रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। मेन पॉइंट आपका यहाँ पर ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट यही है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपका इमेज बनना चाहिए था रेटिना पर, तो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसका इमेज देख लेते हैं। इमेज आपका यहाँ पर इसका दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत फायदा है, आप लोग समझिए। यहाँ देखिए रेटिना पर काम अच्छे, आपको रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था, लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है रेटिना से पहले ही आपका इमेज बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए हम इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, आपका अवतल लेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए तब जाकर ये आपका रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर आपको इमेज से भी दिखाया गया है। अब चलिए आगे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर फिर आगे लिखा दिया गया है कि दृष्टि पटल के सामने बनता है कारण इस दोष से उत्पन्न होने के कारण। आप देखो इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है। पहला कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना, यानी उसका जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होता है बढ़ जाता है, किसका, आंख का जो लेंस है उसका। ठीक है, पहला ये है। दूसरा है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक की लंबाई क्या होता है बढ़ जाता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका लेंस करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं से प्रश्न आपका आते हैं। अगला आपका है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष कैसे याद रखेंगे, तो उसमें भी ऐसे ध्यान रखो कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तो हम उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए आपका दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इमेज जो आपका है वो रेटिना पर न बन के, देखो रेटिना पर यहाँ पर बनना चाहिए था लेकिन रेटिना पर न बन के रेटिना के क्या करते हैं पीछे बनता है। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर न बन के रेटिना के क्या होता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, रेटिना के पीछे बनता है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 10 का है। क्वेश्चन का फर्स्ट है इसका कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करके विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो यह है आपका समंजन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका, अगला क्वेश्चन करा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है, वो आपका रेटिना होते हैं। दृष्टि पटल क्या कहते हैं, उसको रेटिना कहते हैं। यानी मानव नेत्र में जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सामान्य दृष्टि के बैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्फा दूरी क्या होता है, मिनिमम दूरी, तो वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित क्या आता है, यानी ये प्रश्न आपका अच्छा है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या आता है, किसके द्वारा करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पक्षाभि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं आपका। अब चलो अगला आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 11 है। ठीक है, और ये आपका विद्युत धारा नंबर चैप्टर है, विद्युत धारा चैप्टर का नाम है। अब यहाँ पर कुछ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बनाएंगे। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का प्रश्न है जो आपको सोल्व किया जाता है। ठीक है, सोल्व प्रश्न है लेकिन इसको हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन है यदि किसी विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहले में क्या दिया है, ए में आपको क्या दिया है, तो ए में आपको दिया है प्रतिरोध दिया है कितना, तो 1200 ओम। ठीक है, और क्या दिया आपको, विभवांतर दिया है कितना, 220 वोल्ट। तो क्या विद्युत धारा क्या होगा, तो आप तो पढ़े होंगे ना, V बराबर आई आर, ओम्स लॉ पढ़े होंगे। यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं। आई बराबर आपका क्या जाएगा, V बट्टे आर आ जाएगा। तो V कितना है, V बट्टे आर आ जाएगा। सॉरी, V आपका कितना है, V आपका 220 है बट्टे आपका आ जाएगा कितना,
तो 1200, 220 बट्टे आप क्या कीजिए 12 कीजिए, तो उसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कट जाएगा। उसके बाद आप ना 22 बट्टे 120 कर लेना, ये आपका एम्पियर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा काम है समझाना, भाग देना आपका काम है। आपका पहला का आंसर आ गया। दूसरा तो क्या है, दूसरा कह रहा है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है और यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा। दूसरा प्रश्न देखो क्या कर रहा है, इसका प्रतिरोध कितना है आपका हीटर का 100 ओम है और इसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। यहाँ भी पूछ रहा है आपका आई क्या होगा, तो अभी हम लोग देखे थे V बराबर आई आर, यहाँ से आई क्या होगा आपका आएगा V बट्टे आर आएगा। तो V यहाँ पर कितना है 220 है बट्टे आर कितना है 100 है, 0 0 कर जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है, 2.2 एम्पियर। तो आपका दोनों का आंसर आ गया। इसी तरह से आप हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अभी तक आया नहीं है। क्वेश्चन कर आपका कि दिए गए पदार्थ के किसी 1 मीटर लंबाई तथा ए मोटाई तार का प्रतिरोध 4 ओम है और इसी पदार्थ का अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई, यहाँ ए नहीं है एल है। ठीक है, 1 मीटर नहीं एल है, एल लंबाई तथा ए मोटाई का तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो कह रहा इसी पदार्थ का अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका लंबाई L/2 हो और मोटाई क्या हो 2a हो। सिंपल है, आप लोग जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है आपका रो इंटू L/A। रो क्या है, तो आपका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी है R बराबर रो इंटू L/A। तो पहले का R हम निकालते हैं, वो कितना दिया 4 ओम दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। पहले आपको 4 ओम दिया है, कब 4 ओम है, 4 कब आता है जब लंबाई क्या हो L हो और क्षेत्रफल क्या हो A हो। तो इसको समीकरण 1 ले लो। अब सेकेंड कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, यदि हम लंबाई को क्या करते हैं आधा कर देते हैं यानी L/2 कर देते हैं और एरिया क्या करते हैं दोगुना कर देते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रो L, नीचे आपका आ जाएगा 2 दूनी 4a। ठीक है, ये आपका आ जाएगा रो इंटू L/A, लेकिन यहाँ बटा में क्या है 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड ध्यान रखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सही से 1/4 इंटू रो इंटू L/A। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रो इंटू L/A का मान कितना है 4 है, तो हम इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं क्या, ये आपका था 1/4 और रो इंटू L/A का मान कितना है 4 है, तो 4 4 आपका कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा आपका, इसका प्रतिरोध कितना आएगा 1 ओम आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे आप बना सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए आपका ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, कर किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है आपको, रेजिस्टेंस दिया है कितना 4 ओम दिया है और आपका प्रति सेकेंड हीट कितना दिया ऊर्जा, ये दिया आपका 100 जूल। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में H बराबर क्या होता है आपका I² R इंटू टी होता है। ठीक है, H कितना दिया आपका 100 जूल दिया है, यहाँ पर I मुझे नहीं पता है, तो I² इंटू आर पता है कितना 4 इंटू टी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ दिया है ना प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 जूल है, तो यहाँ टी की जगह हम 1 सेकेंड लेंगे। तो यहाँ से आपका I का मान क्या आएगा, I² का मान आएगा, इसको आप काटिएगा 4 से तो आएगा आपका 25 चौका 100, तो I बराबर आपका आएगा I² बराबर 25, यहाँ से I आपका आ जाएगा करेंट √25। ठीक है, यहाँ से आपका I निकल जाएगा कितना 5 एम्पियर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ से हम क्या निकाले करंट निकाले, कितना आया 5 एम्पियर। क्या पूछ रहा था हमसे, विभवांतर पूछ रहा था। अब लगा देंगे हम V बराबर आई आर लगा देंगे, I निकल गया कितना 5, R कितना था 4 था, तो आपका आएगा 5 चौक 20 वोल्ट। तो विभवांतर कितना होगा 20 वोल्ट होगा, यानी आप इसका भी आपका आंसर कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, बस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फार्मूला। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आपका आगे क्या है, विद्युत शक्ति है। विद्युत शक्ति आपको समझना है, विद्युत शक्ति से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आए हुए हैं। देखो शक्ति क्या होता है, तो शक्ति सिंपल आपका ध्यान रखिएगा
रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। यानी टोटल वर्क बटे टोटल समय को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। और इसी से आपका ये आता है P बराबर आपका V इंटू आई आता है। अब इसी को हम क्या करेंगे, P को रहने देंगे, यहाँ देखो V है, तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ये V बराबर P बराबर V इंटू आई है। ये आपका पहला फार्मूला है किसका, विद्युत शक्ति का। यहीं से हम 3 फार्मूला बना देंगे। कैसे, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि V बराबर आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो अब इस V को हटा दो, यहाँ आई आर लिख सकते हैं। तो V को हम हटा दिए, आई आर लिख दिए। आई इंटू में आई तो पहले से था, तो यहाँ से क्या आपका आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया किसका, पावर का। अब तीसरा कैसे निकालेंगे, देखो अब क्या करो, इसी V इंटू आई जो था इसी में क्या करो आप, V को रहने दो, आई को बदल दो। यहाँ से आई क्या निकलेगा, V बट्टे आर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, V स्क्वायर बट्टे आर आ जाएगा। तो पावर का यहाँ 3 फार्मूला आपका आ गया, एक P बराबर V इंटू आई, दूसरा आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा V स्क्वायर बट्टे आर। ये तीनों एक ही है, बस आपका ना ये फार्मूला ध्यान रखना चाहिए, V बट्टे आई आर, इसी से आपका ये तीनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आप फार्मूला रख सकते हैं यार विद्युत शक्ति का। अब चलो दिखाते हैं आपका क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है। चलो यार इस प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन कर आपका कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित से संयुक्त है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होंगे। सिंपल है, क्या दिया आपका, V दिया है कितना 220 वोल्ट, और क्या दिया आपका I दिया है कितना, तो 0.5 एम्पियर। क्या पूछ रहा है आपका, पावर। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों आता है। तो अभी हम पढ़े V बराबर V इंटू आई। ये V कितना है आपका 220 है, और आपका I कितना है, 0.5 है, ठीक है। उसको आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो आपका जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 वोल्ट, सॉरी 110 वाट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया पावर, सिंपल था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न को, यहाँ पर प्रश्न को बनाते हैं। अब देखो अभी हम आपको क्या सिखाए थे, पावर का 3 फॉर्मूला दिखाए थे। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के रूप निरूपित नहीं करता है। अब देखो ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। तो अभी आपको हम सिखाए थे, यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा सीधे। और ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 1 2 या किसी में न किसी पूछा गया। ये प्रश्न मैंने कहीं न कहीं देखा हूँ, ये प्रश्न पूछा ही गया है, ठीक है। ऐसे नहीं मैं बोलता हूँ, आप जाकर देखिए आपको मिलेगा। और ये प्रश्न देखो, हाँ ये भी प्रश्न आया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका न्यूमेरिकल आया है। आप किस क्लास में आया है मुझे नहीं पता, लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया है, फर्स्ट भी। क्योंकि मैं सोल्व किया हूँ इसलिए मुझे पता है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। अब देखो एक का प्रतिरोध कितना था, R था, इसको 5 भागों में काटेंगे तो प्रत्येक का कितना होगा, R/5 हो जाएगा, पता ही होगा। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। आगे कह रहा है इन टुकड़ों को फिर से अर्ध पार्श्व में संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, सॉरी पार्श्व में, पार्श्व क्रम क्या होता है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब देखो एगो का प्रतिरोध कितना है, R/5 है, और ऐसे ऐसे कितना प्रतिरोध है, 5 गो है, उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको याद होगा हम बताए थे यदि सभी का रेजिस्टेंस सेम है तो यदि समांतर क्रम में n रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा, R/n होगा, किसमें, समांतर क्रम में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, R/n होगा। अब यहाँ पर देखो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, R/5 है, क्योंकि 5 भागों में काट दिए। अब सबको हम जोड़ देंगे किसमें, समांतर क्रम में। तो अभी आपको बताते क्या होता है, R/n होगा, तो n की जगह कितना है, 5 है, तो यहाँ R/5 के बट्टे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका क्या है, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, R/5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो किसका पूछ रहा है, यहाँ देख लो R/r' का, तो R' ये है आपका, ठीक है। यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे R/r' का, तो ये आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। और यह बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, आपको बता ही दिए हैं। कह इसमें कौन सा विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करते हैं, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला कौन सा नहीं है, तो I स्क्वायर इंटू आर होता है, V इंटू आई होता है, V स्क्वायर बटा आर होता है, लेकिन I इंटू आर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन कर आपका कि
किसी विद्युत बल्ब का अनुमानित यानी 220 वोल्ट। अब देखो, आप कोई भी बल्ब खरीदते हैं तो आप देखें, ध्यान रखना, उस बल्ब पर ना लिखा रहता है कितना वोल्ट का है, तो 220 वोल्ट का है और ये 100 वाट का है। तो कह रहा जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, यानी जब उसको 110 वोल्ट पर हम जलाते हैं तो कह रहा उसके द्वारा उपयुक्त विद्युत शक्ति कितनी होगी। हाँ, ये प्रश्न नहीं आया है लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया है, तो इस बल्ब का पहले देख लीजिए क्या दिया है हमको। बल्ब पर दिया है कि 220 वोल्ट बल्ब का क्षमता है और इसका पावर कितना है, तो 100 वाट का, 100 वाट इसका पावर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे ना, यहाँ से हम पहले यहाँ पर हम आई निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे, सॉरी भी दिया पी दिया, आर निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, तो देखो आप अभी पढ़े हैं भी बराबर क्या होता है, पी बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर होते हैं। पी यहाँ पर कितना दिया है, 100 दिया है। भी कितना है, 200 है, तो 220 है, तो 220 गुना 220 कर देंगे, वी स्क्वायर हो गया बट्टे आर। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। यहाँ से आपका आर कितना आएगा, आर आएगा आपका 22 गुने 22 आएगा। आप 444 बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे इसी में रहने दो, ठीक, क्योंकि आगे भी मुझे और गुना करना है, भाग करना है। तो आर मुझे यहाँ से क्या आ गया, बल्ब का रेजिस्टेंस, तो 22 गुने 22 आ गया, 444 आ गया, इतना ओम, ठीक है। अब कह रहा है कि 110 वोल्ट पर उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसका पावर क्या होगा। अब देखो, अब नया वोल्टेज कितना आ गया इसका, बल्ब का कितना से जोड़ रहे हैं, 110 वोल्ट से, और रेजिस्टेंस हम लोग बल्ब का निकाल लिए हैं, कितना है, 22 गुने 22 है। तो यहाँ से क्या पावर नहीं निकलेगा, पी बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो जिसमें वी हो आर हो। तो अभी हम देखे थे वी स्क्वायर बट्टे आर लगाएंगे, तो वी स्क्वायर, तो वी कितना है, 22 गुना 22 वी है, तो इसका स्क्वायर है, यानी 2 बार और गुना करो, 22 गुना 22, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस बट्टे आर, बट्टे आर। आर कितना है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सॉरी गलती हो गया, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ क्या करता है, वी स्क्वायर बट आर ना है, तो वी कितना है, तो वी तो आपका 110 है। तो मैं तो वो उस ऊपर में आर ले लिया था, तो 110 गुने 110 कर देंगे, बट आर है, तो आर कितना अभी आया है, 22 गुने 22 आया है। हम 22 गुने 22 इसीलिए बोले थे रहने दो, क्योंकि यहाँ देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कट गया, हाँ। यहाँ 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 पंचे 10, कितना आ गया, 5 25 वाट आ गया, 5 25 वाट। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो मुझे नहीं कहना कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि 2 चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, ठीक है। यानी 2 चालक है जिसका पदार्थ भी वो सेम है, जिसका लंबाई भी सेम है और व्यास भी सेम है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा। रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम पदार्थ है, सेम लंबाई है, सेम व्यास है, इसमें मतलब रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो 2 पदार्थ है, 2 चालक है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, आर आर मान लेते हैं। कर किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयुक्त होते हैं, तो कह रहा समांतर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न, ठीक है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब ध्यान से पढ़िए पहले। देखो पहले कह रहा है कि हम श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम जोड़ दिए, अब मान लो किसी बैटरी से जोड़ दिए। अब देखो रेजिस्टेंस इसका क्या है, आर है, इसका भी आर है, तो श्रेणी क्रम में है, मान लो बैटरी का वोल्टेज भी है, श्रेणी क्रम में है, तो इसको जोड़ेंगे आर और आर को, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में था सीधे जोड़ देते थे, आर 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 प्लस आर 2R। ये हो गया आपका भी वोल्टेज से जुड़ा है बैटरी से, ठीक है। अब इसमें क्या करें, करंट निकाल कर देखेंगे पहले। इसमें करंट कितना आएगा, तो भी बट्टे आर होता है, तो भी बट्टे 2R, ये क्या है, इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें हीट देखेंगे, हीट कितना जनरेट होगा, ठीक है। तो H बराबर क्या होता है आपका, आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है। तो यहाँ से हम H1 कर लो, क्योंकि ये पहले हम श्रेणी क्रम में निकाल कर देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। तो आई का मान कितना आया है अभी, भी बट्टे 2R आया है, इसका क्या है, स्क्वायर है इंटू आर है, तो आर का जगह सिर्फ आर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 2R है, तो हम आर की जगह 2R लेंगे, ध्यान रखना, इंटू टी रहने दो।
यहाँ से उसको आप सही से लिखिए, क्या आएगा आपका। हम इसको क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं। बस इसको आप ध्यान रखो, क्या आया है, h बराबर v बटे 2r का स्क्वायर है इंटू 2r इंटू टी है। अब देखो क्या था, v बटे 2r का स्क्वायर था इंटू 2r था इंटू टी था, ये था आपका h1, ठीक है, h1 ये था आपका। तो v बटे 2r, तो v का स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2r इंटू टी, r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ गया v स्क्वायर बटे 2r इंटू टी, ठीक है। ये आपका किसका h1 हीट आ गया, किस में, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़े थे। तो चलो हम उसको साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमको रेशियो निकालना है। v स्क्वायर बटे 2r इंटू टी था, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसी को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब देख लेते हैं, और इसको जोड़ दो किसी बैटरी से। अब देखो ये r है, ये r है, आपको हम बता ही दिए हैं। अब सेम है, समांतर क्रम में क्या करेंगे, जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतना से डिवाइड कर देंगे। 2 रेजिस्टेंस है तो इसका r/2 आ जाएगा इक्विवेलेंट। v वोल्टेज है तो करेंट कितना जाएगा, तो क्या आएगा, I बराबर v बट्टे r आएगा। तो r कितना है, r/2 है, इसको आप सही से लिखो तो आपका आ जाएगा 2v बट्टे r आ जाएगा, 2v बट्टे r आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका हीट निकालते हैं S2, तो क्या आएगा आपका आई स्क्वायर इंटू आर टी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आई की जगह आपका क्या आएगा, 2v बट्टे आर आएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 2v बट्टे आर का स्क्वायर करेंगे तो 4v का स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर आएगा इंटू आर इंटू 2, आर की जगह क्या आएगा यहाँ पर, तो आर की जगह r/2 आएगा क्योंकि इक्विवेलेंट आपका r/2 है, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो 2 से आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4, r से r कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, तो आपका आएगा 2v स्क्वायर टी बट्टे आर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखो क्या था, v स्क्वायर बट्टे 2r इंटू टी था, यहाँ पर क्या है 2v स्क्वायर r इंटू टी है। अब दोनों का हम रेशियो निकालना है। श्रेणी क्रम पहले होगा, श्रेणी क्रम में, एक सेकेंड, श्रेणी क्रम में क्या है, ध्यान से देखिए, v स्क्वायर बट्टे 2r है इंटू टी है, ये श्रेणी क्रम का है यानी h1 का है, बटे S2 कीजिए, S2 कितना था, तो 2v स्क्वायर बट्टे r था इंटू टी था। तो ये टी कट जाएगा, v स्क्वायर कट जाएगा, r कट जाएगा। और देखो दोनों नीचे में ही है तो ये आपका 1/4 आएगा, यानी इसका रेशियो कहा जाए तो 1/4 होगा। इस प्रश्न को बहुत आदमी ना बहुत कुछ ही तरह से बना देता है, कुछ भी तरह से, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही शानदार था, आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, आंसर आपका सी होगा और बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसको आप स्टार लगा लो, कभी प्रश्न आएंगे तब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं आपका अगला चैप्टर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारा तार के निकट विद्युत ये क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ये तो अब देखो, ये तो आपको पहले बता चुके हैं। ये क्या है आपका एक करंट कैरिंग वायर है, तो करा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, ऐसे होगा। और किस क्रम में होगा, तो ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देख लो क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिसका उद्वादक तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र, हाँ ये होगा ऑप्शन डी, क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तब क्या पूछ रहा है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तब कह रहा है उसमें विद्युत धारा क्या होते हैं, तो उसमें बहुत तेज हो जाते हैं, ठीक है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, इसीलिए तो शॉर्ट सर्किट होता है, आपका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए देखते हैं आपका अगला चैप्टर का क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, किसमें केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो घास पुष्प चमड़ा, घास पुष्प चमड़ा निम्नीकरण कि नहीं, ये नहीं होगा, घास लकड़ी प्लास्टिक तो नहीं है, फलों के छिलके केक नींबू का रस, केक लकड़ी
घास। करेक्ट। कौन सा वो केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो देखो इसका ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? अब देखो इसमें देखना आहार श्रृंखला, तो देखो घास को कौन खाता है? बकरी खाता है। बकरी को कौन खाता है? तो मानव खा ले जाते हैं। ये आहार श्रृंखला सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। आहार श्रृंखला आपका ये क्या है? सही है। आगे देखते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं कौन सा? तो ए में है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बिल्कुल, आप इसे क्या कर पर्यावरण मित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप क्या करते हैं कि सामान लेते समय कपड़ा का थैला, प्लास्टिक नहीं ले जा रहा है, इसमें क्या करें पर्यावरण को आप क्या करें, उसको सहायता कर रहे हैं। ठीक है। अगला है कि कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब या पंखे को स्विच ऑफ कर देना। ये भी पर्यावरण के लिए क्या करें, सहयोग कर रहे हैं। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, इससे भी क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। तो ये था आपका क्लास 10th के साइंस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है। इस क्लास को देखकर आपको बताइए कैसे आपको लगा। ठीक है। फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा, तभी मुझे हौसला मिलते हैं। ठीक है, आपको आगे क्लास करवाने का। ठीक है, एनर्जी मिलते हैं। तो इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें कि 71वीं बीपीएससी के लिए आपको इतना हम जरूर करवा देंगे हर विषय को कि आपके एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाए। तो करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल तो आपको पूरा करवाएंगे ही। उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम करवाते रहेंगे। तो ये मेरा आज ये नया इनिशिएटिव था मेरा। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा ये आप लोगों को देखकर कैसे लगा। इसी तरह से क्लास आपको हर विषय का चाहिए, हर क्लास का चाहिए, सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि 71वीं बीपीएससी के लिए आपको हम टेस्ट सीरीज लेकर आ चुके हैं। यह टेस्ट आपका चालू हो चुका है। इसमें आपका टोटल 15 टेस्ट मिलेगा और फुल टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल बीपीएससी की जैसा ही पेपर देखने को मिलेगा। और सबसे कम प्राइस आपका है, इसमें 250 रुपये इसका प्राइस रखा गया, सबसे कम प्राइस है। ठीक है, और यह टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और यहीं पर आपको ये टेस्ट चलेगा। तो जाइए आप प्ले स्टोर पर, वहाँ से LK क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहीं पर आपको ये टेस्ट मिलेगा। तो सबसे कम प्राइस में सबसे बेहतरीन टेस्ट है, आप जाकर देकर देखिए। और ये शेड्यूल के अनुसार टेस्ट होगा और पहला टेस्ट आपको संडे को हो चुका है। ठीक है, तो आप जाकर इस टेस्ट को लगाइए और देखिए कि कैसा प्रश्न सेट किया गया है। और बाजार से दूसरे भी कोचिंग का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, और मेरा भी क्वेश्चन देख सकते हैं। स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा किसका क्या स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आप टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए।